इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इतना कुछ होता नहीं था। एज एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, फीस की प्रॉब्लम है या उसको कोई किताबें या यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम है, ये संघर्ष हम शुरू से करते हैं। आपने राजनीति इसलिए ज्वाइन करी कि अब यहाँ से मैं पैसा भी कमाना शुरू करूंगा? पैसा तो अब बर्बाद होने लगा है चुनाव में। हॉबी समझ लो, या मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं देश सेवा में लगूं। जॉब से या खाली घर बैठ करके आप प्रॉपर तरीके से किसी जनता की सेवा नहीं करते। अरे यार, हम आपको इलेक्शन लड़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, मैं आपको नौकरी की बात कर रहा हूँ। टाइम पे कार्यकर्ताओं में खुद में भी जज्बा होता था देश के लिए। कार्यकर्ता दिल से काम करते। आप हमें नौकरी लगा दीजिए। पंत जी ने भी हमें टाल दिया, तो वो बीजेपी वाला हमें बुला रहा है या हम उसके पास जाके बात करें। हमें तो चीफ इंजीनियर की गाड़ी ढूंढ ली थी। हम अपना वैसे तो चीफ इंजीनियर साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो लोग इस टाइम के बाद आए हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। जब कहीं बात नहीं बनी तो फिर हम ना इंदिरा जी की कोठी पे चले गए। तो आम इंसान के लिए 9 से 10 का टाइम था। डायरेक्ट आप उनकी कोठी में जाए तो सबसे मिलती। सिर्फ 7 वैकेंसी है, उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी? दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जिनसे बात करने वाले हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स हो या समाज सेवा, दोनों में ही अपनी अलग पहचान बनाई है और जिसके कारण उन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। मैं स्वागत करता हूं श्री जयचंद घावरी जी का हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, सबसे पहले आप आपके बारे में बताइए कि आप यंग एज से ही राजनीति में रहे हैं, समाज सेवा में रहे हैं, तो कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? मैं स्कूल टाइम से ही सामाजिक सेवा में रहा हूँ। जैसे कि मैं शुरू में कल्चर, जो स्कूल के अंदर फंक्शन होते थे, तो इंटरटेनमेंट इंचार्ज रहा। और उसमें मैं, जैसे स्कूलों में पहले बाल सभा होती थी, तो उसमें जो स्पीच देनी होती थी, या जो बॉयज़ को, ये जो हमारा बॉयज़ का स्कूल था, तो बॉयज़ को जो हम इस मंच पे बुला करके कोई कविता या कुछ उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि भैया ये इस कविता को बोलेंगे, तो वो मेरा शुरू से रुझान रहा। तो मेरे में राजनीति की और उसकी जो है ना सामाजिक सेवा की एक बचपन से एक ऐसी थिंग्स थी। सन 1974 से मैं पूरी तरह से राजनीति में आया। 1904, उससे पहले समाज सेवा उससे करते थे। पहले मैं समाज सेवा में, या जब कोई कार्य ऐसे होते थे, मैं उनमें साथ में लग जाते थे, लोगों के साथ चले जाते थे। किसी का कोई बीमार है या कोई मित्र के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसलिए उसके साथ हम जो है ना उस तरह से चलते थे। और समाज में लोगों को हमारी एक पहचान बनी। हम रामलीला के अंदर भी थे, तो उस समय रामलीला में भी हम असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल हम कमेटी के अंदर। कमेटी के अंदर। तो जैसे वो भी हमने सब निभाया। तो मतलब एक वो समझ लो ना कि अंदर से बाय बर्थ ही ये सारा कुछ अपने आप ही होता चला गया और हम जुड़ते चले गए समाज से, कि समाज के लिए कुछ तो करना ही करना है। समाज के लिए करना है। 74 में राजनीति से जुड़े और उसमें हमें जो है, उस समय हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उस समय जो है इतना कुछ होता नहीं था। एज एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते थे। हमारा काम ये था कि वो हमें एक गाड़ी दे दिया करते थे और माइक पे बोलने के लिए कि आपको सारी जगह बोलना है कि आज हमारी ये मीटिंग है या यहाँ पर ये बड़ा नेता आ रहा है। तो वहाँ से भी हमारा ना अंदर से झिझक खत्म होती चली गई, लोगों के बीच बोलने का। और फिर उसके बाद मंच संचालन के लिए हमको करने लगे, मंचों पर जा करके बोलने लगे और मंच पे स्वागत समारोह हम करने लगे। तो राजनीति में एक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हमारा एक अंदर से जो है एक झिझक और एक जो है ना अंदर से रुचि बढ़ती चली। और लोगों के प्रति जो हमारा काम था कि जैसे लोगों को कोई प्राथमिकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, अस्पताल में उसको एडमिट नहीं कर रहे, या उसके साथ कोई मतलब स्कूल में
भी, या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, फीस की प्रॉब्लम है, या उसको कोई किताबें या यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम है, ये संघर्ष हम शुरू से करते आ रहे हैं। और ऐसा ही करते करते हम राजनीति से जुड़ गए। राजनीति में भी हमने लोगों के साथ किसी की कोई, उस टाइम पर भी लोगों को परेशानी होती थी, भाई किसी को नौकरी की दिक्कत है, किसी से मिलवाना है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, या क्योंकि उस वक्त पे ना पैसा नहीं होता था, भले ही महंगाई नहीं थी, पुराने समय की बात जो बता रहा हूँ, महंगाई नहीं थी, लेकिन लोग तब भी जो है ना, और पैसा भी इतना नहीं था। तो ना होने की वजह से भी लोगों के अंदर ना, जैसे उस समय 1.5 रुपए 2 रुपए किलो गेहूं होता था, लेकिन लोग फिर भी जो है उस वक्त पैसे की कमी होने के बावजूद उस वक्त भी लोगों को परेशानी थी। जो आज के मुकाबले पैसा तो है लोगों के पास, आज लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन आज की स्थिति 2014 से पहले या अब की स्थिति कहें तो लोगों में ना बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे ना जो लोगों में आज की समस्या ज़्यादा है। पहले मतलब ये था कि आदमी रोटी, उसको इतनी सोच नहीं थी, बस उसे रोटी टाइम पे मिल जाए, रोटी, कपड़ा, थोड़ा कपड़े का भी ऐसा नहीं था कि लोगों में आज 10-10 जोड़ी है। उस टाइम पे 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ा हुआ करता था हर किसी के पास। एक बाहर के लिए रखता था कि भाई आने जाने के लिए, और एक वो रूटीन में पहनता था। आज जो है सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन आज समय के हिसाब से जो है ना, जिस तरह से अब जो समय है, अब लोगों के पास ना पैसा है, किसी पे बहुत है तो किसी पे है ही नहीं। रोजगार की समस्या किसी पे है तो किसी पे है ही नहीं। और कोरोना काल के बाद तो बहुत हालत खराब हो गए। आजकल शायद दिखावा भी लोगों में बहुत ज्यादा है कि मेरे पास ये, पहले के लोग बहुत सिंपल भी होते थे कि ना कोई दिखावा था ना कोई कुछ था। ये तो है। देखिए, हम उस समय की बात कर रहे हैं, 75, 76, 77 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमने लोगों को ना फ्रिज की या टीवी की ऐसी कोई लालसा नहीं हुआ करती थी। घड़े के पानी पिया करते थे, और हैंडपंप से पानी लेते थे कि ठंडा निकलेगा। घड़े का पानी भर लिया, घड़े में ठंडा हो रहा है, उसको बड़े मजे से बड़े उससे पीते थे। उसमें लोग बीमार भी कम होते थे। अब धीरे धीरे टीवी आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया। ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को भी लोग बड़े शौक से देखते थे, वो भी सबके घरों में नहीं होता था। वो धीरे धीरे एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम चला, लोगों ने टीवी खरीदना शुरू किया। फिर क्या नाम, ग्रीन टीवी आ गया, रंगीन टीवी, कलर टीवी आ गया। हाँ जी। फिर उसका चलन बढ़ा तो लोगों में उसका क्रेज ज़्यादा बढ़ गया। लोगों ने फ्रिज खरीदने शुरू करे। पहले 165 लीटर का फ्रिज मैक्सिमम लोगों के घर में होता था, सिंगल डोर छोटा सा। वो धीरे धीरे ना लोगों की अपनी भी आकांक्षाएं बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई। हाँ, इच्छाएं बढ़ गई, भाई ये होना चाहिए। लोगों के पास साइकिल होती थी, बहुत लोगों के पास नहीं होती थी, लेकिन एक घर में एक साइकिल तो होती थी। वो उसी एक साइकिल से पूरा घर जो है, क्योंकि जो ड्यूटी जाने वाले घर का जो मुख्य आदमी था वो उसको लेके जाता था और आता था। अगर जो घर में किसी को लेके जानी पड़ती, कोई वयस्क आदमी या बच्चे हैं उसको चलाना चाहते हैं, सीखना चाहते थे, वो साइकिल बड़े संभाल के रखते थे। हाँ जी, बिल्कुल। और हेल्थ वाइज भी अच्छे रहते थे। आज क्या है, हर घर में बाइक है। एक माचिस की डिब्बी लेने भेज दो किसी बच्चे को, बाइक लेके जाएगा। जितने मेंबर उतनी गाड़ियां हैं लोगों पे आजकल तो। और गाड़ियां देख लो, रखने की जगह नहीं है, लेकिन गाड़ियां सबके पास है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है। वो भाई 1-2 लाख रुपए जमा करा दिए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट बन गई, तो उसी से लोग खरीद लेते हैं। लेकिन वो खड़ी है। मेरा अपना मानना है कि उतने बर्तन खरीदो, उतनी चीजें खरीदो जितना उनका यूज हो। उसको बेवजह अपने ऊपर खर्चे बढ़ाने की बजाय और बेवजह ना रखने की जगह हो तो उनको ना करें। ये तो मेरे आम लोगों से अपील है। कपड़े भी उतने ही पहनने के लिए रखो जितनी जरूरत है, इससे ज्यादा मेरा तो ये मैसेज है आम उसके लिए। और वो कहावत है ना कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपने 1974 में कांग्रेस राजनीति में आपने पैर रखा, तो जैसे आप उससे पहले समाज सेवा करते थे, तो आपने राजनीति इसलिए ज्वाइन करी कि अब यहाँ से मैं पैसा भी कमाना शुरू करूंगा, या आपका उसमें यह था कि अब मैं और बड़े लेवल पे लोगों की सेवा कर पाऊंगा? नहीं,
देखिए राजनीति में पैसा तो उस समय तो सोच एक ये दूर की सोच है, कोई सोचता भी नहीं था हाँ जी, पैसे की बात। तो राजनीति जो है, राजनीति को समाज सेवा कहा करते थे समाज सेवा है, कि भाई जो राजनीति में आएगा वो देश सेवा और समाज सेवा के नाम पे आएगा। बिल्कुल। कि राजनीति में पहले कोई ऐसा पैसा नहीं था, सब लोग ना कार्यकर्ता होते थे। आजकल तो सब नेता बन गए, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता होते थे। एक आदमी लड़ता था चुनाव, अगर जो एक आदमी लड़ता था तो उसके साथ ना ऑटोमेटिक कार्यकर्ता जुड़ जाते थे उसको जिताने के लिए। ये हर जिताने के लिए। पार्टी में होता था। पैसा तो अब बर्बाद होने लगा है चुनाव में, नहीं तो पहले तो ऐसा पैसा ही नहीं था। एक माइक पे बोल रहा है, कुछ बैनर पोस्टर लग गए, बस उसी से चुनाव हो जाता उसी था से चुनाव। और बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव होता था। आपने फिर राजनीति में आए कि समाज सेवा ही के और अच्छे से कर रहे हैं आप, तो फिर और आपका फिर ये डीडीए का सफर कहाँ से शुरू हुआ? क्या DDA आपको मतलब उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि राजनीति छोड़नी नहीं, है? राजनीति मेरा ना अंदर का एक शौक था। शौक समझ लो या मेरी हॉबी समझ लो, या मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं देश सेवा में लगूं। लगू किसी के प्रति ना मैं राजनीति में आकर भी लोगों की सेवा कर सकूं। बिल्कुल। क्योंकि खाली जॉब से या खाली घर बैठ करके आप प्रॉपर तरीके से किसी जनता की सेवा नहीं कर नहीं सकते कर सकते। या किसी का भला नहीं कर सकते। राजनीति से जुड़ने का मतलब है कि मान लो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई पुलिस की प्रॉब्लम है, या उसको कोई घर की प्रॉब्लम है, या उसको कोई मतलब अपने आर्थिक कोई प्रॉब्लम है, तो राजनीति में जुड़ने के बाद आदमी किसी से मिलवा दिया जी इसको कहीं पे जॉब लगा दो, या इसको कहीं पर जो है इसका ये इसके घर में ये प्रॉब्लम है, या इसको पुलिस तंग कर रही है। अगर जो हमने जाकर के ऊपर किसी बड़े नेता से बात की और उसको कहा कि, और उन्होंने फ़ोन कर दिया पुलिस स्टेशन में एसीपी को या डीसीपी को या एसएचओ को, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सॉर्ट गई। आउट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें का एक हमारे में शुरू से वो रहा कि जो जनता की सेवा करनी, किसी भी तरह से करनी है। रह गई नौकरी की बात, तो उसके लिए नौकरी करनी इसलिए ज़रूरी थी कि भाई घर भी चलाना है, घर भी चलाना है। माँ बाप के साथ हाथ बटाना है, क्योंकि राजनीति में कोई पैसा तो है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि हमने हमारे तो बहुत लोग होते हैं कि जो राजनीति के नाम पे लूट खसोट करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये मतलब अंदर एक सोच भी नहीं थी ऐसी। हाँ जी। इसलिए नौकरी में गए, नौकरी लगी। हमने उस समय जो है सन 1981 की बात है कि हमने बात करी तो वो कहने लगे आपको चुनाव लड़ाएंगे। हमने कहा हमें नौकरी लगा दीजिए आप पहले। अच्छा। उन्होंने हम ऐसा करते हुए हमें 2-3 महीने हो गए। एक दिन हम उनके ऊपर गर्म हो गए, कह रहे यार हम आपको इलेक्शन लड़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आपको नौकरी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए। नौकरी से ही आएगा। मैंने कहा पहले पैसे तो कमा लें। तो ये लगा लीजिए 81 82 में मैं एमसीडी के अंदर जो है वो लग गया था, जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर, एमसीडी में। एमसीडी में। लेकिन वो वहाँ मुझे समझ नहीं आया। उस समय हमारे यहाँ नई दिल्ली में हम रहते थे, तो वो भी करी कोई 6 महीने नौकरी की। फिर हमने केसी पंत जी से बात की, नई दिल्ली के हमारे सांसद थे, शिक्षा मंत्री थे देश के। कॉन्टैक्ट आपके थे ही सबसे। कॉन्टैक्ट हमारे इसलिए अच्छे थे कि हम एक अच्छे कार्यकर्ता थे, समाज सेवा और करते थे समाज आप। सेवा करते थे, और बिल्कुल। बिना कुछ लिए दिए करते थे। एक तो होता ना कि भाई कार्य, उस टाइम पे ना ज़्यादातर कार्यकर्ता पेड नहीं होते थे। आजकल तो कार्यकर्ता अगर जो किसी पार्टी में भी, किसी में भी है, मैं भी आपको बताऊंगा, वो सबसे पहले उन्हें खर्चा चाहिए। कार्यकर्ताओं को। उस टाइम पे कार्यकर्ताओं में खुद में भी जज्बा होता था देश के लिए। देश के लिए कार्यकर्ता दिल से काम करते थे। तो हमने कहा कि भाई हम लोग, आप हमें नौकरी लगा दीजिए। पंत जी ने भी हमें टाल दिया। पंत जी। हाँ जी, केसी पंत अच्छा, केशी पंत। शिक्षा मंत्री थे, हाँ जी, हाँ जी। वो चुनाव लड़ रहे थे सांसद का। हमने कहा आप हमें करते हैं या कोई वो बीजेपी वाला हमें बुला रहा है, या हम उसके पास जाके बात करें। पंत जी ने कहा नहीं, ऐसी नौबत नहीं आई। उन्होंने डीडीए के अंदर वाइस चेयरमैन को फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो सरकार कांग्रेस की थी, मतलब उस समय तो चुनाव हो रहे थे, सरकार तो था नहीं थी किसी, लेकिन ज़्यादातर संभावना थी कि फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। उस समय जनसंघ को कोई पूछता नहीं था। बिल्कुल। हमें तो चीफ इंजीनियर की गाड़ी ढूंढ रही थी, हम अपना वैसे भेजते। चीफ इंजीनियर की गाड़ी गाड़ी ढूंढ रही थी, मैं बुला के किसी लाऊं के? कौन है जिसके लिए फ़ोन आया।
अच्छा। जी। हमने हमने फिर मिले किसी तरह से। हमारी मदर कहने लगी, "एक गाड़ी आती है तुम्हें ढूंढती है, क्या है, कौन है, क्या चक्कर है?" मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई फ़ोन तो होते नहीं थे पहले, बड़ी बड़ी कोठी वालों के पास ही कोई होता था लैंडलाइन, बहुत बड़े लोगों के पास लैंडलाइन भी नहीं होता था। नहीं आम होता था। मतलब मीडियम क्लास के पास लैंडलाइन भी नहीं होता था। वो पहले एक सिक्का डाल के जो बात करते थे वही फ़ोन होते थे, एसटीडी पीसी, पीसीओ जो चलते थे पहले। पीसीओ से। हमने मिल गए किसी किसी तरह हम गए, वही आपका नाम ऐसे ऐसे, आपका ये विकास सदन के अंदर ये रूम है, ये कमरा है, ये सीट है, और हो सकता है हमारा दाना पानी भी डीडीए में ही हो। हम वहाँ लगे, नौकरी करी। फिर उसके बाद करते करते फिर चीफ इंजीनियर साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो लोग इस टाइम के बाद आए हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है हाँ जॉब से। हाँ, वो जो मैं आपको बता रहा था, निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। हमने कहा ये तो गलत है। वो आया, हम भी उस दायरे में आ गए। हमने कहा, हम 10-12 दिन यूनियन वगैरह के पास गए, इधर उधर गए, तो उसमें जब कहीं बात नहीं बनी तो फिर हम ना इंदिरा जी की कोठी पे चले गए। अच्छा, उनसे डायरेक्ट मिल पाना संभव था? बहुत अच्छा संभव था। आज आप किसी बीजेपी के किसी नहीं मंत्री मिल से नहीं मिल सकते। पाओगे। वो तो छोड़िए, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिल जाओ, नहीं मिल यहाँ रहता सकते। मयूर विहार में, अगर जो आप मिल पाओ तो। इंदिरा गांधी का डेली का रूटीन था, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सब कोई भी उनसे मिल सकता है। ऐसे नहीं कि पहले टाइम लेना पड़ेगा, हम्म। जर्नल उनसे मिल सकता मतलब है। आम इंसान भी उनसे डायरेक्ट आम जाकर इंसान के मिल के लिए, सकता है। बिल्कुल आम इंसान के लिए 9 से 10 का टाइम था, डायरेक्ट आप उनकी कोठी में जाए, वो सबसे मिलती थी। हम भी जाके खड़े हो गए, हमने बताया, अपना विजिटिंग कार्ड ले गए थे क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए थे। हम्म। मैडम ने हमें अच्छे से हाथ वाथ मिलाया, सबसे हाथ मिलाती थी वो, और बात करती थी, नाम पूछती थी, आप कहाँ से आए हैं, किस प्रदेश से आए हैं, क्या काम है। उनको सारी बातें बता दी थी। हम ऐसे जॉब पर थे, हमें निकाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा आप तो हमारे कार्यकर्ता हैं। मैंने कहा, हमारा नाम लिख लिया, रजिस्टर में एंट्री हुई। फिर उन्होंने चिट्ठी भेजी मिनिस्ट्री में, और फिर हम लोगों को बुलाया गया। जो चिट्ठी आई, फिर हमें लोग ढूंढ रहे थे कि यार आपकी चिट्ठी आई है पीएम हाउस से। फिर हमारे विकास सदन के चीफ इंजीनियर साहब की गाड़ी ढूंढ रही थी हमें। उसके बाद फिर हम जब गए तो कम से कम हमारे उस लेटर से 15,000 लोगों को नौकरी मिली पर हमारे ऐसा सब। हुआ क्या था कि उन्होंने 15,000 लोगों को निकाला, वो या निकालने की उन्होंने? हाँ, वो ऐसा हुआ कि जब उसमें भर्ती हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई ये एक्सेस हो गए ज़्यादा ज़्यादा, मतलब हम्म। तो इस डेट के बाद के जो लोग हैं उनको हटा दो। उसमें हम भी आ गए उस डेट में। हम्म। जब हटा दिया तो, लेकिन जब पीएम हाउस से चिट्ठी आई तो किसकी हिम्मत थी कोई नहीं हटा सकता पीएम हाउस की। कि ना लगाए। अब हर कोई एक दूसरे पे टाल रहा था। वो चीफ इंजीनियर कहता भाई एससी को, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर को, कोई आप यार जो आपकी इच्छा आप एक्शन ले लो। उसने एक्शन को कह दिया, एक्शन कह रहा मैं इसमें क्या करूँ, आप लिख के दो। ऐसे हम्म। उनकी बहस होती रही। उसके बावजूद चीफ इंजीनियर ने कहा भाई लगा लो सबको, क्योंकि उन्होंने फीडबैक मांगा है। वो 15,000 लोग लगे, और उसी चिट्ठी से सबका भला हुआ। और ये भी हमारा एक सामाजिक कहीं ना कहीं कार्य था, समाज सेवा भी यहाँ भी समाज कहीं ना सेवा। कहीं। जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप पहले एमसीडी में थे, फिर आप डीडीए में आ गए। उस टाइम पर, या यूँ कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो दो दो सरकारी नौकरी आपने पाई, जबकि आज की डेट में एक सरकारी नौकरी लगना तक मुश्किल होता है। मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं रिटायरमेंट होने से पहले मेरे पास डायरिस्ट था, एक एक डिस्पैचर था, डाक बांटने वाले 3 थे, पानी पिलाने वाले 2 थे,
ठीक है, जो आपके पर्सनल जो मेरे पास थे, स्टाफ था, आपका स्टाफ पर्सनल था। स्टाफ मेरे रिटायर होते होते वो सब भी। रिटायर हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, आज की डेट में अगर जो खाली मैं डीडीए डिपार्टमेंट की बात करूं तो कम से कम 50,000 वैकेंसी तो डीडीए में। जो आप बता रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी को ले लो, मतलब 50,000 में इसलिए कह रहा हूँ कि फील्ड के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, मतलब 10-12 हज़ार तो ऑफिशियल उसमें जा सकते हैं, और बाकी जो है ना स्टाफ, जैसे क्लैरिकल उसमें, सॉरी, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए है, जैसे पहले बेलदार के होते थे उसके लिए है, मतलब जो साइट विजिट के लिए या साइट वर्क देखने के लिए, साइट वर्क करने के लिए, उन लोगों की आज भी जरूरत है। और ऑफिस के अंदर पहले पानी पिलाने वाले से लेकर स्वीपर तक की आज वैकेंसी है, जो अब डिपार्टमेंट में नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हुए। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लिए, एक आदमी तनख्वाह ले रहा है, जो सरकारी आदमी है वो 30, 35, 40 हज़ार रुपये ले रहा है, और एक आदमी तनख्वाह ले रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ 10,000 रुपये, 7,000। जो सरकारी नौकरी से आया और जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट से आया है, दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी अलग है दोनों की। सैलरी अलग है। कैसे? जिसे 40-45 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसकी क्या जिम्मेदारी है? मान लो बैंकों में भी कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, अगर जो किस मान लो वो एक, मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक क्लर्क रख लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसको 12,000 15,000 रुपये दे रही है सरकार। एक क्लरिकल है जो 40, 45, 50 हज़ार रुपये ले रहा है, उसकी सीआर भरी जाती है, उसकी एक जिम्मेदारी तय होती है, उसको आप कैशियर भी बना सकते हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। बिल्कुल, सरकारी जॉब देने पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, रिकॉर्ड उसके भी गांव चेक। से, गांव का पता से लेके इनिशियल पता भी जहां वो रहता है, उसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को आपने कैशियर बना दिया, वो कैश लूट ले जाए या कोई घपला कर दे आप और वो भाग जाए, उसको कहाँ आप ढूंढोगे? ये सरकार को भी सोचना चाहिए इस विषय पर। बिल्कुल, छोटी पोस्ट पे आप रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बहुत फंड है, इतना हमारे पास रेवेन्यू आता है। अगर जो हम पर मंथ का जीएसटी देखें, 2 लाख करोड़ तो हमारे पास हर महीने आता है। जो जीएसटी आता है, जीएसटी जिसमें सरकार को कुछ करना ही नहीं है, जिसमें जी कुछ नहीं करना, जो सामान बिक रहा है उसी पे यार उसी वही जीएसटी आ रहा है। भाई स्टेट का चला जाता है, गवर्नमेंट का अपने पास आ जाता है। कभी 1.89 करोड़ आ रहा है, लाख करोड़ आ रहा है, फिर 2% इनकम टैक्स भी आ रहा है हमारे पास, 1% सेस भी आ रहा है हमारे पास, और भी ऐसे सोर्सेज हैं। तो जो सरकार कर, जैसे मतलब सरकार है प्रोजेक्टों पे पैसा लगा रही है, कुछ लगा है कुछ नहीं लगा, वो ऐसे ही कैसे थोड़ा लग रहा है, वो पैसा आ रहा है ना हमारे पास। ऐसे पीएसयू अगर जो सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दे और उनकी जिम्मेदारी तय करे तो लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं भले ही पेंशन सरकार ने बंद कर दी, पेंशन की है कि भाई उन्होंने आजकल ऑप्शन दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि जितना उससे हमारा ना रेवेन्यू बढ़ेगा। तो पैसा क्या है, आपके पास गया, आपने खर्च किया, कहीं और गया, वो घूम फिर के आता तो गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल, पर सर एक फैक्टर ये भी तो हो सकता है कि जैसे पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और आज की डेट में पॉपुलेशन हमारी 125 करोड़, क्या मतलब 145 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हाँ, और 40-45 डिपार्टमेंट हमारे वही हैं जो डीडीए के पहले थे, आज भी वही हैं, ज्यादा से ज्यादा एक आधा डिपार्टमेंट और ऐड हो गया है। वो भी एक फैक्टर हो सकता है जॉब का। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट के पास भी अपने वो अलग से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग पीएसयू है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग है। जैसे पीडब्ल्यूडी है, उसके पास कितने डिपार्टमेंट है, उसके पास है सीवरेज डिपार्टमेंट है, पानी का डिपार्टमेंट है, रोड का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, और उसके स्टेट में भी अलग है पीडब्ल्यूडी के, इस पे रोड डिपार्टमेंट है, सीवरेज डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट है। हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब में अलग अलग है और सबके काम भी अलग अलग है। बिल्कुल, अब जैसे सीवरेज सिस्टम है, उनके पास वो अलग है, उनको खाली सीवर देखना है, पानी की गुणवत्ता देखनी है, सीवर को ट्रीटमेंट करना, सीवर हमारे जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहे नहीं कर रहे, उनका काम ये है, वो भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, यदि वो भी नहीं हो पा रहा है तो हम पैसा दे किसे रहे हैं, जा कहाँ रहा है पैसा? जा कहाँ रहा है, उसके मतलब अगर जो एम्प्लॉइज के नाम को पैसा जा कहाँ रहा है?
तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, और उससे रोजगार, युवकों को, जो नौजवान है उनको रोजगार मिले। यदि उनको आप, अब किसी ने बीएससी कर ली, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने एसएससी की है, किसी ने मतलब ग्रेजुएशन की है, किसी ने बीएससी, उनको जॉब दीजिए ना। अब आप अगर जो पेंशन नहीं देना चाहते उनकी सैलरी फिक्स कर दीजिए, तो ठीक है, आपको हम जो है पेंशन, 35,000 40,000 देंगे, 35,000 देंगे, हाँ जी, वो दिल से काम करेगा। लेकिन तुम ये कहो कि भाई 15,000 में ही हम रख लें। हाँ जी, बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फेलियर सिर्फ यही सिस्टम है कि वो किसी को ना एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहती। जॉब नहीं देना चाहती है, प्राइवेट ठेकेदारों को देना चाहती है कि भाई भाई ठेकेदार कमा रहा है। अब जैसे बात आई, देश के अंदर कम से कम इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं अडानी जैसे, खाली एक ही आदमी को थोड़ी प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, और भी तो लोग हैं। बिल्कुल, भाई एक तो फल फूल रहा है, अडानी फूल रहा है, अंबानी फल फूल रहा है, क्या और कोई नहीं है? बिल्कुल, आप अगर जो किसी और को मिलेगा तो वो किसी और तरीके से रोजगार देगा युवक को। बिल्कुल। दिल्ली गवर्नमेंट की, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। अगर एक वैकेंसी निकलती है, जिसमें वैकेंसी निकली है 7 की, सिर्फ 7 वैकेंसी हैं, उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं 1.5 लाख, 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब आप, आपकी नज़रों में यहाँ ये चीज़ है कि 7 वैकेंसी है और 1.5 लाख फॉर्म है। 1.5 से 2 लाख फॉर्म आए। अब अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई, समझ गए आप? बिल्कुल, इसी से आइडिया हो जाता है ना अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई। है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कितनी है। पॉपुलेशन तो देखो सिस्टम वाइज अपना आगे ग्रोथ करे, ये गवर्नमेंट का काम है कि आपको जो है रोजगार पैदा करना, वो किस तरह से करना है, ये गवर्नमेंट का काम है। आपकी फैमिली है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास बच्चा है, ये उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मतलब वो रोटी कहाँ से खाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रोटी खिलाएंगे। रोटी, बिल्कुल, ऐसे ही जो हमारे गार्जियन है, मोदी है, गार्जियन है राष्ट्रपति है, गार्जियन है मोदी का मंत्रिमंडल है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमको देश की जनता में कितने परसेंट बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना। अगर जो मान लो 1 लाख लोग बेरोजगार हैं, अगर हम 30,000 को भी रोजगार दे देते हैं, वो हमारा पास आउट है, मतलब फेलियर नहीं है। हमने भाई इस समय में इतने लोगों को, नेक्स्ट ईयर फिर आप उतने लोगों को रोजगार दे दीजिए। आप रोजगार भी नहीं दे पा रहे हो, आप ऊपर से पेपर लीक हो गया, पेपर लीक की समस्या हो गई। एक आदमी आसाम से दिल्ली में पेपर देने आया, एक आदमी दिल्ली से मुजफ्फरनगर पेपर देने गया, एक आदमी मतलब दिल्ली से क्या नाम उसमें मेरठ पेपर देने गया, तो अपना किराया लगा के गया ना, पता लगा भी पेपर लीक हो गया, बिल्कुल, तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ी, और फिर उसके बाद दोबारा कोई चांस भी नहीं है, कुछ लोग उसी में ओवर एज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना सरकार को सोचनी चाहिए। लेकिन ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, वो कैसे कवर करेंगे कि 7 वैकेंसी और 2 लाख फॉर्म? ऐसे अगर 10 डिपार्टमेंट में अगर सिर्फ 100 वैकेंसी निकलती है, तो फॉर्म यहाँ पर हो जाते हैं 10 लाख। तो ये डिफरेंस कोई भी गवर्नमेंट कैसे कवर कर सकती है आपके हिसाब देखिए से? ऐसा होता है कि पहली बात तो गवर्नमेंट को जो काम करने वाले जो हमारे सुपर बैठे हैं, जैसे आईएएस हैं, या अकाउंटेंट हैं, या सुपरिटेंडेंट है, या एडी है, डीडी है, डायरेक्टर है, ये उनका काम है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जो क्लास 4 की है, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी वैकेंसी कितनी है जो क्लास 3 की है, ऐसी कितनी वैकेंसी है जो क्लास 2 की है। उस सिस्टम वाइज जो है ना वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। अब आप निकालोगे ही नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल निकालोगे ही नहीं, और आपने एक दिन 7 वैकेंसी निकाल दी, और वो 7 में भैया 1.5 लाख फॉर्म तो आएंगे ही आएंगे। पहले क्या होता था, हर बार कोई ना कोई हर साल, हर 2 महीने 3 महीने में डीएसपी भी है ना, डीएसएस भी है ना, तो उसमें वो वैकेंसियाँ निकालते रहते थे। वो क्लास 3 के लिए होती थी, क्लास 4 के लिए भी होती थी। तो अब वो सब क्लास 4 खत्म कर दिया इन्होंने, उसको सबको क्लास 3 में कर दिया, सब चाहे वो एलडीसी हो, क्योंकि ग्रेड 1 जैसा बना दिया। उसमें ग्रेड ऐसा था कि जो क्लर्क है उसका ग्रेड 1900 का है, हाँ जी, जो क्लास 4 का था उसका ग्रेड 1800 का कर दिया इन्होंने। तो
और जो बेसिक पे सबकी बराबर हो गई, सब पर ग्रेड के हिसाब से थोड़ी सैलरी कम हो जाती थी। लेकिन क्या था कि उन्होंने पियोन को भी उसी उसमें ला के कर दिया, स्वीपर को भी उसी उसमें ला गया, उसका 1700 का ग्रेड कर दिया स्वीपर का। भाई ऑफिस की सफाई भी तो कोई करेगा ना, बिल्कुल। भाई ऐसे तो नहीं अब आए हो तो वहीं बैठ जाओगे गंद में, पड़ा इधर कागज पड़े, उधर पड़ा साफ मिट्टी सफाई पड़ी, भी तो जरूरी साफ है। सफाई भी जरूरी है। तो ऐसी वैकेंसी हमारे पास बहुत सारी है। ऐसी वैकेंसियाँ हमारे पास इतनी हैं कि आज ऑफिस के अंदर जो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं या हमारे काम नहीं हो पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को ना तो रोजगार मिल पा रहा है, ना ही क्या नाम उसको युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ना ही जो है सरकार उस तरह से चल पा रही है। इसलिए वो आए दिन जो धरने प्रदर्शन ये वो सब चलते कुछ हो रहा है। आप सिस्टम वाइज सबको रोजगार देते रहो तो मेरे को नहीं लगता कि जो है देश में वो है। इस तरह की हालात पैदा होंगे। अच्छा सर, जैसे डीडीए में आपने जॉब करी और ये कुछ लोग जॉब गवर्नमेंट जॉब के साथ अपने प्राइवेट बिजनेस भी करते हैं, तो वो क्या एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं या बस? ऐसा होता है कि जब आदमी जॉब करता है, जॉब में एक सीमित इनकम होती है और हर आदमी बड़ा करने के लिए सोचता है, परिवार को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छे घर में रखूं, हर जो है आज की आधुनिक सुविधा मेरे पास हो, गाड़ी हो, घर अच्छा हो, घर में फ़ोन हो, ये सब चीज़ें उस वो एक गवर्नमेंट नौकरी में पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो ना एक्स्ट्रा इनकम के साथ अपना कोई एक्स्ट्रा साइड बिजनेस करने की कोशिश करता है और ऐसे लोग करते भी हैं। ये लीगल है ये ये लीगल है, कि इसमें जो कोई बुराई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपना बिजनेस रन कर सकता भाई है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उसकी बीवी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है ना, या अपने नाम से नहीं कर सकता ना अपने नाम बेसिक? से नहीं कर सकता वो, उसकी अपनी बीवी के नाम से उसकी बीवी है वो कर सकती है, उसकी लड़की है या उसका कोई घर का सदस्य है वो अपने नाम से कर सकता है, उसमें क्या है। पर ये है कि वो अपने नाम से उस एजेंसी को नहीं चला सकता। नहीं चला सकता अपने नाम से। सर, जैसे सोशल मीडिया पे ना आजकल बहुत कुछ चलता है रील में और लोग उसी को ही सच समझ लेते हैं। जैसे राहुल गांधी का एक बयान आया था कि आलू डालो सोना निकलेगा। तो सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या राय है? देखिए ऐसा है, वो जो था ना आलू डालो और सोना निकलेगा, वो राहुल गांधी का नहीं था। अच्छा। राहुल गांधी ने उस बात को रिपीट किया कि भाई मोदी जी कहते हैं आलू डालो सोना निकलेगा, अगर जो ऐसा हो जाए कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा तो देश तो बहुत अमीर हो जाएगा, कहावत के तौर पे। कहावत के तौर पे। राहुल जी ने तो ये कहा कि भाई ये मोदी जी कहते हैं कि आलू डालो और सोना निकला। उनकी इस बात को काट छाट के मोदी जी की जो मीडिया है उन लोगों ने काट छाट के वो राहुल गांधी के ऊपर फिट कर दिया, फिट कर दिया। जबकि लोगों को आधों को ये पता ही नहीं था कि ये बात राहुल गांधी ने कही है या मोदी ने कही है। ये बहुत टाइम बाद क्लियर हुआ अच्छी तरह से कि ये राहुल गांधी ने नहीं, ये मोदी जी ने कहा। ये मोदी जी क्योंकि राहुल गांधी कोई एक क्या नाम कोई गांव या विलेज का पढ़ा हुआ नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और आज भी राहुल गांधी जो है यूएस में उसको लेक्चर के लिए बुलाते हैं। उसको प्राइम मिनिस्टर बनने का या उसको बहुत बड़ा नेता बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। अब उसके अंदर जज्बा है देश को आगे ले जाने का। आपने देखा वो मजदूरों के साथ, मिस्त्री के साथ, मोची के साथ, इन लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करता है, कुलियों के साथ। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने चलाई। भारत जोड़ो यात्रा 6000 किलोमीटर चले, 4000 किलोमीटर चले, जिसमें सभी दर्जे के लोग शामिल सभी दर्जे के लोग भी। उसके बावजूद किसानों के बीच हरियाणा चले गए, वहां मूंज लगा रहे हैं इतने इतने पानी में। मोची के पास बैठे, उससे ये मतलब वो जानना चाहते हैं कि जो देश का छोटा तबका है वो अपना गुजारा कैसे करता है, वो किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को जो है किस स्तर तक ले जा सकता है इस व्यवसाय को करके। और दूसरा, जैसे एक मोची है, उसने कहा कि जूता बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें वो लोग काम करते हैं जो अनस्किल्ड है। जो आदमी अपने हाथ से काम कर सकता है, ऐसे अनुभव आदमी को उस फैक्ट्री में लगाना चाहिए ना, उसको फैक्ट्री देनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वो आगे भी बढ़ेगा और 100 लोग और इसके साथ काम करेंगे। लेकिन सर, ऐसे तो मोदी जी भी झाड़ू लगाते हुए दिखते हैं हमें। मोदी जी कभी भी अकेले जरूर झाड़ू लगाएंगे, पर मोदी जी कभी भी ना जब जाते हैं झाड़ू लगाने
उनको दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ कैमरा चाहिए। नहीं, उन्हें बॉटल भी मिलती है सड़क पे, पर ये वो उठाते हैं उसको। मैं कहता हूँ वो बोतल डाली, उन्हें तो बहुत कुछ, पर वो अकेले ही दिखेंगे। राहुल गांधी जब सड़क पे चलते हैं तो उनके साथ पूरा हुजूम होता है। यदि वो किसी से मिल रहे हैं, किसी बाल काटने वाले से मिल रहे हैं, उससे वो पूछते हैं भाई ये व्यवसाय कैसे चल रहा है, तुम कितना कमा लेते हो। वो इसलिए नहीं पूछ रहे कि, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी व्यवस्था या उसका घर इतने पैसों में कैसे चलता है। अभी आपने देखा होगा कि एक जगह उन्होंने बाल कटवाए यूपी में, उसकी दुकान में उसको पूछा भाई कैसे, उसने कहा जी बस ये यही सामान है, उसको सामान दिलवाया। राहुल गांधी जी एक जूते वाले के पास गए, सड़क पे बैठ के जूते बना रहा था, उसकी दुकान डेवलप कराई, उसको औजार दिलवाए, उसको वो दिलवाए। राहुल गांधी जी ने अभी बिहार के अंदर जीत, एक मांझी था दशरथ मांझी, जिसने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, उसके घर की व्यवस्था आप देखते हैं ना, तो कच्चा सा घर छोटा सा, जिसने इतना बड़ा काम किया, किसी सरकार ने नहीं सोचा। और राहुल गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी जी ने उसकी जमीन पर उसको 2 मंजिल मकान 6 कमरों का बनवा करके बिजली फिटिंग पानी वानी सब लगवा के दिया, पक्का मकान। सर लेकिन जैसे जब दशरथ मांझी ने पहाड़ काटा, वो तब कांग्रेस की सरकार थी, और काटते टाइम उसकी किसी ने मदद नहीं करी। वो गवर्नमेंट ऑफिस में भी गया, जगह जगह पॉलिटिशियन से मिला, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अब जब पहाड़ कट गया, उसका नाम हो गया, लोग उसको जानने लग गए, अब लोग उसकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या अपना एक नाम करने के लिए, या उस समय भी कांग्रेस की रही होगी जी, उसके बाद किसी और की भी सरकार बनी, कांग्रेस ने नहीं सोचा। यही तो राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि जो कांग्रेस से गलतियां उसको मैं मानता हूं, उस चीज के लिए कई बार माफी मांग चुका है कि जो कांग्रेस से माफी गलतियां मांगी हुई हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी पार्टी की गलतियों को गलती। मानते हैं। उसके बाद लालू की सरकार आई, उसके बाद 20-22 साल से नीतीश कुमार की सरकार जो अब भी चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ना हर तबके की बात इसलिए करना चाहते हैं कि यार हर आदमी को इतनी मजबूरी ना पड़े कि वो अपने घर की 2 रोटी ना वो चला ना पाए, या कच्चे घर में रह रहा, पानी टपक रहा है, ऐसा। वो बहुत कुछ सोचना चाह रहे हैं देश के लिए। मैं ये वैसे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उनकी ये सोच बता रहा हूँ। सोच